नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। देश की सियासत किस दिशा की ओर बढ़ रही है? क्या भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे? 2024 की लोकसभा चुनाव पास खड़ी है, उसी वक्त देश के विपक्षी नेताओं पर एक एक कर ईडी और सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। इसके बाद ये आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तानाशाह बनने की तैयारी में है। नरेंद्र मोदी इस देश से विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी तानाशाह की तरह राज चलाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की एक बात याद आई जो 2014 से पहले, देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी कहा करते थे, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी का नारा बदलकर हो गया है, विपक्ष मुक्त भारत। क्या नरेंद्र मोदी इस पूरे विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं? इसी बीच मुझे जेपी नड्डा का वो बयान भी याद आता है। बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पिछले साल ही एक बयान दिया था और कहा था एक दिन सारी पार्टियां समाप्त हो जाएगी, केवल बीजेपी ही बचेगी। उसी बयान के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना रिश्ता समाप्त कर लिया था। लेकिन कहानी उस दिशा की और अगर हम देखें तो यही लग रहा है कि आने वाला वक्त में सियासत उसी दिशा में बढ़ जाएगा जो जेपी नड्डा बोलते थे। सियासत उसी दिशा में बढ़ जाएगा जो नरेंद्र मोदी कहते थे। नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के राज्य में विपक्षी नेताओं पर 95% छापेमारी हुई है। एनडीए के कार्यकाल में 95% विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है। यूपीए कार्यकाल को देखें तो 2004 से 14 के बीच 54% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। नरेंद्र मोदी की राज्य में देखें 2014 से 22 तक के आंकड़े तो नरेंद्र मोदी ने 121 नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसमें 115 नेता विपक्ष के ही रहे, यानी केवल 60 नेता ऐसे हैं जिनका रिश्ता सत्ता पक्ष से है। यूं कहिए कि ईडी का 95% कार्रवाई केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं पर ही हुआ है। तो ये सवाल निशान क्यों ना खड़ा करे कि परिस्थिति उसी दिशा में बढ़ चला है जहां नरेंद्र मोदी कहे या ना कहे, विपक्ष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पिछला वीडियो में मैंने एक बात कहा था कि 2024 के चुनाव के बाद 2029 तक ये विपक्ष, मौजूदा विपक्ष जिंदा भी बच के रहेगा या फिर नहीं। अब यही लग रहा है कि 2024 में ही ये विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और देश एक दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ चलेगा और देश उस दिशा की ओर बढ़ चलेगा। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत में डेमोक्रेसी नाम की चिड़िया अब शायद ही दिखेगी, लेकिन ये सच होती दिख रही है क्योंकि विपक्ष इस वक्त इतना कमजोर हो चुका है कि देश का विपक्ष इतना कमजोर शायद ही कभी रहा होगा। इंदिरा गांधी जब इस देश में इमरजेंसी लगाई थी और उसके बाद की कहानी देखिए, देश की जनता सड़कों पर आ गई थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि वर्तमान दौर में भी इमरजेंसी है। लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के बारे में हम आपको बताते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगा है उन्होंने जमीन के बदले में नौकरी दिया है। लैंड फॉर जॉब का ये मामला काफी सुर्खियों में है, आज भी छापेमारी हुई। लैंड फॉर जॉब का मामला, ये मामला काफी पुराना है। इस मामले में जेडीयू के वर्तमान अध्यक्ष ललन सिंह ने शिकायत किया था, जमीन के बदले में नौकरियां दी। लेकिन इस मामले पर लालू प्रसाद यादव के ट्वीट दिखाते, लालू प्रसाद यादव ने क्या ट्वीट किया, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी है आधारहीन प्रतिशोध के मामलों में। आज मेरी बेटियां, नन्हे मुन्ने नाटियां, गर्भवती पुत्रवधू को भाजपा ईडी ने 15 घंटों से बैठा कर रखा। क्या इतने स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके। मेरे परिवार और पार्टी का
कोई व्यक्ति आपकी राजनीति की समझ नहीं झुकेगी, यह लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। इन बातों से आप ये समझ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने इरादे साफ कर दिए कि वो नरेंद्र मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार यानी संघ और भाजपा के खिलाफ नहीं झुकेंगे। प्रियंका गांधी की भी एक ट्वीट आई। प्रियंका गांधी ने क्या लिखा वो भी बताते हैं। भाजपा सरकार विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत हो क्यों? सरकार सारे हट कंडे अपनाकर बस विपक्ष को ना झुकने वाली आवाज़ों को दबाने की राजनीति करे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर एजेंसी कार्रवाई इसी राजनीति से प्रेरित है। जनता सब देख रही है, इसका हिसाब लेगी। ये बातें कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी कह रही है। कभी इतिहास तो प्रियंका गांधी से भी ये सवाल पूछेगा, जब कांग्रेस की सरकार रहती थी तो किस प्रकार से वो भी विपक्षी नेताओं को तंग करते थे। इतिहास की उन बातों को शायद ही देश के क्षेत्रीय दल आज भी भुला सके हैं। अखिलेश की इस बात को सुनी। और फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और गुजरात में अगर ये बात हम पूछें, गुजरात के लोग तो मैं जानता हूं और खासकर उद्योगपति यहाँ के कई बार मुझे मिले हैं। वो कहते हैं कि अरे इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं। वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। और अखिलेश ने बता दिया भाजपा भी कांग्रेस के उसी राह पर चल रही है। नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ही शिकायत किया था। आज ललन सिंह कह रहे हैं कि ये जो मामला है इस पर तो 2 बार लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट मिल चुका है। इससे पहले 2 बार सीबीआई ने जांच किया, कोई सबूत नहीं मिला। ललन सिंह के उस ट्वीट को भी दिखाते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि पलटू राम से प्रसिद्ध है, वो क्या बयान दिए वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ललन सिंह के ट्वीट को बताते हैं। नौकरी के बदले में जब इन मामले में सीबीआई ने 2 बार जांच कर साहस नहीं जुटा पाई, लेकिन 9 अगस्त 2022 के बाद अचानक दिव्य शक्ति से उसको साहस मिलने लग गया। माननीय लालू प्रसाद जी एवं उनके परिजनों पर ये भारी छापेमारी, खोदा पहाड़ निकली चूहा। अरे भाई, साहस नहीं मिलता है तो साहस दिखाने के लिए पालतू टोटे कुछ भी कर सकते हैं। गाय का सिंग भैंस में, भैंस का सिंग गाय में जोड़ रहे हैं। अखबार कहता है कि इकोसिस्टम के कारण छापा डाला गया है जिसका नौकरी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन खैर, पालतू टोटे तो अपने मालिक का निर्देश पाकर ही कुछ भी कर सकते हैं। अघोषित आपातकाल जो है, गर्भवती महिला, छोटे बच्चों के साथ इस तरह के निर्मल आचरण देश में पहली बार हुआ है। देश इसको याद रखेगा। दबन चाहे जितना कर ले, 2024 में देश में भाजपा मुफ्त होगा। ये बातें जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं। नीतीश भी बयान दे चुके हैं, नीतीश के बयान सुनाएंगे। लेकिन ललन सिंह ने भी इमरजेंसी की बात कही। अघोषित तौर पे देश में आपातकाल जैसी स्थिति आ चुकी है। नीतीश कुमार का वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं ने क्या लेटर लिखा वो भी बताते हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने लेटर तो लिख दिया, लेकिन इस लेटर में भी विपक्षी एकता दूर तक दिखाई नहीं दी। विपक्ष के मुख्य विपक्षी नेताओं की बात करें तो नीतीश कुमार इस लेटर में साइन ही नहीं किए। बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साइन ही नहीं किया। कांग्रेस के नेताओं ने साइन ही नहीं किया। फिर विपक्षी एकता की, ये लोग किस विपक्षी एकता की बात करते हैं? क्या विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष टूटा हुआ हौसले के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में जाएगा और नरेंद्र मोदी पर तानाशाही होने का आरोप लगाएगा? लेकिन उस आरोप पर
कोई भी असर जनता में नहीं दिख रही है। विपक्ष कहता है इमरजेंसी जैसी हालात है, यानी अघोषित आपातकाल है इस वक्त देश में, लेकिन जनता कहती है उसे मोदी ही पसंद है। तो विपक्ष का कहने का क्या अर्थ रह गया? क्या देश अब कांग्रेस मुक्त भारत से विपक्ष मुक्त भारत की ओर बढ़ चला है? ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए आपको बताते हैं जो विपक्षी नेताओं ने लेटर लिखे, उन विपक्षी नेताओं का नाम मैं बता देता हूँ। फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, केसीआर, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भागवत मान, तेजस्वी यादव, इन सभी ने एकजुट होकर विपक्षी एकता दिखाने की प्रयास किए, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं मिले। हेमंत सोरेन ने कुछ नहीं लिखा। कांग्रेस पार्टी के तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे या किसी भी कांग्रेसी पार्टी का, किसी भी कांग्रेस के नेता का साइन इस लेटर में नहीं था। इस विपक्षी एकता की बात की जा रही है, वो ढालटर से गायब है, वो कहीं नहीं दिख रही है। याद करिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हुई थी शराब घोटाले मामले में। अब उसी मामले में के कविता को भी ईडी ने बुलाया है। केसीआर की बेटी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और इसके बाद क्या के कविता की भी गिरफ्तारी आने वाले वक्त में हो सकता है? तेजस्वी को आने वाला वक्त में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विपक्षी एकता की बात करने वाले विपक्षी नेता ज्यादातर पर केस दर्ज है या फिर विपक्षी पार्टी ईडी और सीबीआई की समन का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी को आज भी समन मिला, लेकिन तेजस्वी यादव आज भी नहीं पहुंचे। लेकिन इन सब के बीच में एक कहानी तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाही हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इन सभी कार्रवाई के बीच हम यूपीए के काल को कैसे भूल सकते हैं? अगर विपक्षी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी बदले की राजनीति कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश को क्या दिया? कांग्रेस पार्टी भी तो इसी तरह से विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रहे थे। नरेंद्र मोदी तानाशाही हो जाएंगे तो क्या मनमोहन सिंह भी तानाशाही हो जाएंगे? क्योंकि मनमोहन के राज में भी 54% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई। यूं कहिए कि जिस पार्टी की सत्ता रहती है वो पार्टी अपनी विपक्षी नेताओं को दबाने की प्रयास तो करता है। इसलिए तो अखिलेश ने कहा ये जो हो रहा है ये वही हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले किया। चले नीतीश का बयान सुनाते हैं। नीतीश कुमार खुलकर नहीं बोले, लेकिन घुमाते हुए उन्होंने बीजेपी की भी आलोचना कर दी, और घुमाते हुए वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भविष्य की उस राजनीति को भी देखते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। अगर तेजस्वी की गिरफ्तारी होती है इस मामले में तो क्या पता नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में चले जाए, ये कोई नहीं जानता है। सुनिए नीतीश कुमार का ये बयान। ईडी के रेड में क्या कहेंगे? पटना से लेकर दिल्ली, मुंबई हर जगह रेड पड़ा है, क्या कहेंगे? आज फिर समन जारी किया गया, फिर बुलाया गया। कर रहा आज जिन पर हो रहा तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहा? आपके सहयोगी पार्टी आज आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब जिनके बारे में अभी हो रहा है, तो 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा है, तब इसमें क्या कर? तो कितना साल पहले से रेडी रहा, तब फिर हो रहा, तब उचित करना क्या कर रहे थे याद कर लीजिए। खाली 17 में इसी के चलते हमने कह दिया था कि जरा एक्सप्लेन कर दिए, कुछ बात हुआ और वहाँ के लोगों ने हमसे बात करना शुरू किया, तो हम भी मान लिए उन लोगों की बात, तो फिर उन लोगों के साथ चले गए। आप फिर इधर आए हैं तो देखिए उन पर रेड शुरू। तब क्या मामला है, क्या मामला नहीं है, तो वही लोग बताएंगे, यही लोग जवाब दे ही रहे। था नीतीश कुमार का बयान। नीतीश कुमार ने घुमाते हुए कह दिया कि ये जो कार्रवाई हुई है वो गलत कार्रवाई हुई। नीतीश कुमार इस वक्त तो नहीं जाएंगे बीजेपी में, एनडीए में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पलटेंगे। अगर सीटों की संख्या बेहतर बिहार में नहीं आई तो नीतीश फिर से एनडीए में चले जाएंगे। खैर साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जो आरोप लग रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर जो दूसरे पार्टियों से आते नेता हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, वो यहाँ आते हैं, उनके सारे दाग धुल जाते हैं।
ये आरोप हेमंता विश्वकर्मा पर भी लगे हैं। हेमंता विश्वकर्मा पर भी 2014 से पहले ये आरोप लगते थे कांग्रेस पार्टी में जब उन्होंने वो थे कि वो घोटाला किए होंगे। इसके अलावा बंगाल में बीजेपी ने जिन्हें विपक्ष का नेता बनाया है उन्हें भी चिटफंड घोटालों के आरोपी माने जाते हैं। वो भी चिटफंड घोटाले के आरोप उन पर भी लगे, लेकिन वो सारे केसेस फाइल बंद हैं। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों के और भी कई आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैया अपना रहे। नरेंद्र मोदी इस देश के विपक्ष को जेल में डालने पर तुले हैं और सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। ईडी की छापेमारी आज भी हुई, तो ईडी के आज की छापेमारी में क्या मिला लालू प्रसाद यादव के घर में, ये भी आपको बताते हैं। ईडी के कार्रवाई में इस वक्त लालू प्रसाद यादव के घर से 2 केजी सोना बरामद हुए। लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटी एवं उनके रिश्तेदारों पर छापेमारी हुई और इस छापेमारी में तेजस्वी यादव के पत्नी से भी करीब 15 घंटों तक पूछताछ की गई, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव भड़क गए और ट्विटर पर ट्वीट भी कर दिया। ट्विटर पर ट्वीट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया। इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। 1900 अमेरिकी डॉलर लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार हो या परिवार के सदस्यों से मिले हैं। लगभग 540 ग्राम सोना, 1.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। छापेमारी के इस कार्रवाई के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। ईडी के ये छापेमारी पटना, फुलवारीशरीफ, दिल्ली एनसीआर, रांची, मुंबई जैसे स्थानों पर की गई, जहां लालू की बेटी रागिनी यादव, चंदा यादव, राजद के पूर्व नेता, पूर्व विधायक सैयद अब्बू दोस्ताना, अमित कल्याण, नवदीप सिंघन्ना, प्रवीण जैन रहते। सूत्रों ने बताया कि 2 दर्जन स्थानों पर तलाशी ली गई। लालू परिवार पे लगातार छापेमारी चल रहे हैं। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब ललन सिंह ने सीबीआई में ये शिकायत किए थे कि जमीन के बदले लालू प्रसाद यादव रेलवे में नौकरी दे रहे थे। ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, लेकिन ये मामला एक बड़ा मामला बनता दिखा। उस वक्त 9 अगस्त को नीतीश कुमार पलट गए और फिर से लालू प्रसाद यादव के खेमे में आ गए। इसलिए नीतीश ने कहा 2017 में भी छापेमारी हुई थी, तो अब भी तो कुछ नहीं हुआ। इन तमाम मामलों के बीच देखें तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल के करीबी इस वक्त जेल के अंदर है और जेल गए उनको बेल ना मिल सके, इसलिए कल ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। यानी मनीष सिसोदिया लंबे वक्त तक जेल में रहेंगे। एक एक करके देखे तो तेलंगाना में देखे तो के कविता को भी ईडी का नोटिस चला गया है। इसके अलावा सीबीआई का भी नोटिस शायद चला जाए, कोई भरोसा नहीं। इस वक्त विपक्षी पार्टी के नेता शायद यही कह रहे होंगे। एक नेता थे, उन्होंने एक बार कहा था कि वो बीजेपी में आ गए हैं, इसलिए वो चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्योंकि उन पर अब छापेमारी नहीं होंगे, झूठे आरोप नहीं लगाए जाएंगे। इस देश की परिस्थिति क्या उस दिशा में बढ़ चुकी है जहां पर हम एक दलीय व्यवस्था कह सकते हैं, या ये देश में भ्रष्टाचार के मामलों को समाप्त करके इस देश में एक नई शुरुआत की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एक कार्यक्रम में कह दिया था कि 2019 तक इन्हें जेल के राहे पर लाए हैं, 2024 से पहले इन्हें जेल में डाल देंगे। और नरेंद्र मोदी ने वो वादे निभाए जो 2019 में रैलियों के दौरान बोला करते थे। आने वाले दिनों में तेजस्वी गिरफ्तार होंगे तो राहुल गांधी भी गिरफ्तार होंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी बेल पर बाहर है और संभावना जताया जा रहा है राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी निश्चित हो सकती है। अगर राहुल, तेजस्वी ऐसे चेहरे अगर गिरफ्तार होते जाएंगे तो उस और देश में विपक्षी पार्टियों ने एक अजीब सूखा देखेगी, जहां विपक्षी पार्टियों के पास नेता ही नहीं होंगे। राहुल गांधी को शायद बीजेपी गिरफ्तार ना करे, क्योंकि राहुल गांधी अगर रैली करेंगे तो इससे बीजेपी को ही बेनिफिट होता है, तो राहुल गांधी को शायद गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जांच एजेंसियों का इसी तरह से दुरुपयोग किया जाएगा या फिर ये सब कुछ सही हो रहा है। अगर आप नरेंद्र मोदी के सपोर्टर होंगे तो आप यही कहेंगे भ्रष्टाचार किया तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन यही बातें इस पर भी आता है कि अगर कोई नेता जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो कौन से वॉशिंग मशीन में साफ सुथरा हो जाता है और उस पर सारे आरोप हट जाते हैं।
कहीं जेपी नड्डा की वो बातें सच ना हो जाए कि देश में एक ही राजनीतिक दल रहेगा और वो भारतीय जनता पार्टी रहेगा। कहीं नरेंद्र मोदी की वो बातें अब सच ना हो जाए कांग्रेस मुक्त भारत से विपक्ष मुक्त भारत की ओर भारत बढ़ चला है। अब हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं और ये आंकड़े देश की सियासत की सच्चाई बताएगा और ये सच्चाई जानकर आपको हैरानी होगी। 558 मंत्री इस वक्त देश भर में, इस देश के सभी राज्यों में अलग अलग सरकारों को मिला ले, केंद्र की सरकारों को मिला ले, सभी जगहों की सरकारों को मिला दे तो 558 मंत्री दागी है। अब जब 558 मंत्री दागी है तो ये तो होगा ही, जिसके पास में सत्ता रहेगा, जिसके पास सत्ता रहेगा वो इसका उपयोग तो करेगा ही। कल को अगर बीजेपी सत्ता से हटती है तो क्या विपक्ष, क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ इसी तरह से एजेंडे के तहत सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल नहीं करेगा? जवाब है करेगा। इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी 14 से 15 घंटे बैठाया जाता था तो वो बातें क्या भुला लिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में 42% मंत्री दागी है। ये भी आंकड़ा इस देश के लिए दुर्भाग्य है। दागी चेहरों पर हम जब बात करेंगे तो ऐसे नेता भी आपको मिलेंगे जिन पर लूट, अपहरण, हत्या के आरोप हैं। ऐसे नेता सभी राजनीतिक दलों में है, बीजेपी में ही नहीं है, कांग्रेस में भी है। कांग्रेस की सदस्यों की संख्या कम है तो कांग्रेस में इसकी आंकड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही नेता आपको आरजेडी में भी मिलेंगे जिन पर लूट, हत्या जैसा दुष्कर्म, ऐसे कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और ये बातें कोई और नहीं कहता है बल्कि ये आंकड़े विभिन्न रिसर्च एजेंसियां बताता है। इन सब के बीच देश की सियासत उस दिशा में बढ़ चला है जहां विपक्ष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 2024 के बाद शायद विपक्ष नाम की यह चिड़िया आपको देखने को नहीं मिलेगा। 2024 वो आखिरी साल होगा इस देश में जब चुनाव भी होंगे और एक विपक्ष भी रहेगा जिसे आप कह सकते हैं बेदम विपक्ष कह सकते हैं। और इस विपक्ष के बाद क्या 2024 के बाद जब ये सियासत आएगी तो उस दौर में ये सियासत उस और बढ़ चलेगा, तानाशाही की और चले जाएगा। जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाही बन चुके हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह बन चुके हैं, लेकिन ये बात सच है कि अब विपक्ष अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और ये विपक्ष का भविष्य 2024 के बाद तो नहीं है। 2024 के बाद देश की राजनीति भी होगी, लेकिन शायद ये विपक्षी चेहरे अपने आप को इतना टूटा हुआ महसूस कर लेंगे कि ये विपक्षी चेहरों को होना या ना होना ना के बराबर है। ऐसे वर्तमान में भी विपक्ष का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आने वाला वक्त में भी यही परिस्थिति देखने को मिलेगी। देश की लोकतंत्र के लिए शायद ये शुभ ना हो क्योंकि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये विश्लेषण आगे भी जारी रहेगा और दागी चेहरों पर आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है क्या 2024 के बाद भी ये विपक्ष जिंदा बचेगा? क्या ये विपक्षी लोग 2024 के बाद भी जिंदा बच पाएंगे या ये देश उस और बढ़ रहा है जिसे आप तानाशाही कहिए या कुछ भी कहिए, ये देश अब एक दलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ चला है। खैर साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और पेज पर पहली बार वीडियो देखने वाले पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।